हे एवरीवन, आ गई है प्रेपोजिशन वाली क्लास जो आप सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली है खास। ये वीडियो लंबी जरूर है बट इस वीडियो में आपको सारे प्रेपोजिशन एक साथ मिलने वाली हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रेपोजिशन में कोई डाउट रहेगी ही नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रेपोजिशन से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन, ऑन और एट के डिफरेंस के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट की ज्यादातर दिक्कत इसी में आती है। वो इन के जगह ऑन के जगह एट ये यूज कर देते हैं, क्योंकि इसके हिंदी मीनिंग बिल्कुल सिमिलर से होते हैं, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले यहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखा है और यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी दे रखा है। पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी पूरे वीडियो में, ओके, ताकि आप इसे अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर पाओ। जैसे आई एम सिटिंग डैश द चेयर, I can see a box dash the table, meet me dash my desk। ये वाला जो सेंटेंसेस आपको तीन दिख रहे हैं, क्या आप बता सकते हो इन किस में आएगा, ऑन किस में आएगा, एट किस में आएगा? क्या आप इसके डिफरेंस को समझ सकते हो? तो मैं बताऊंगी कि आई एम सिटिंग, इन का यूज करेंगे यहाँ पे। अब आप बोलोगे मैम जरा एक्सप्लेन कीजिए यहाँ पर इन का यूज क्यों किए, ऑन का यूज क्यों नहीं किए हैं। तो जब बात करोगे आप इस वाले चेयर की, ठीक है, देखिए एक दो तरह के चेयर होते हैं, एक आर्मरेस्ट चेयर होते हैं और एक बिना आर्मरेस्ट वाले होते हैं। आर्मरेस्ट का मतलब जिसमें ये जो बना होता है ना चेयर में, अगर ऐसे चेयर में अगर बना रहा यानी कि वो इनक्लोज्ड है। एक इन का यूज इनक्लोज्ड एरिया के लिए किया जाता है, बंद एरिया के लिए किया जाता है। तो जब ऐसे आर्मरेस्ट वाले चेयर में आप बैठते हो ना, यानी कि आप उसके अंदर जाते हो, ठीक है, तो अंदर जाते हो यानी कि आप एक इनक्लोज्ड एरिया में चले जाते हो। दैट्स वाई हमने यहाँ पर इन का यूज किया। यहीं पर अगर ये वाले आर्मरेस्ट नहीं होते, दूसरे चेयर होते, तो वहां पे हम ऑन का यूज कर देते, वो आगे हम देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि आर्मरेस्ट जब चेयर होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, जब बैठते हैं यानी कि वो अंदर की तरफ हम जाते हैं, तो एक इनक्लोज्ड एरिया में पैक हो जाते हैं, इसीलिए हम वहां पर इन का यूज करेंगे। ठीक है, आई कैन सी अ बॉक्स डैश द टेबल। टेबल, आई कैन सी अ बॉक्स, मैं एक बॉक्स को देख सकता हूँ जो टेबल पे रखी हुई है, यानी कि टेबल को क्या कर रही है, टच। टेबल इस टाइप का टेबल है जो किधर से भी क्लोज नहीं है, ठीक है, एक सिंपल सा टेबल है। उसके ऊपर अगर आप कोई बॉक्स रख दिए हो यानी कि बॉक्स उस टेबल से टच कर रही हो, सरफेस से टच कर रही हो। तो जब कोई चीज सरफेस को टच किए हुए रखी होती है तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑन का। जैसे अगर ये फ्लावर वॉज अगर आप देखने जाओ फ्लावर पॉट को, तो यहाँ पर ये टेबल को टच कर रही है, तो यहाँ पे हम ऑन द टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, जिस चीज को आप टच करके रहोगे ना तो वहां पे ऑन का यूज किया जाता है। ये घिरा नहीं है, ये किधर से भी घिरा हुआ नहीं है, ये नॉर्मल सा टेबल है, उसके ऊपर किताबें रखी हुई है, तो ऑन द बुक्स द बुक्स आर ऑन द टेबल का यूज करेंगे। या फिर कैट टेबल के ऊपर बैठी हुई है तो हम बोलेंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, यानी कि सरफेस से जब कोई चीज चिपकी हुई रहती है तो ऑन का यूज किया जाता है। मीट मी डैश माई डेस्क, देखिए एट का यूज किया जाता है पॉइंट, किसी पॉइंट को बताने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एरिया इनक्लोज्ड एरिया की बात करोगे, एक मिनट, जब आप बात करोगे एक इनक्लोज्ड एरिया की, ठीक है, तो वहां पे इन का यूज करते हैं। और जब बात करोगे आप सरफेस को टच करने की, ठीक है, सरफेस को टच करने की बात करोगे तो वहां पे ऑन का यूज करेंगे। और एक पॉइंट की बात करेंगे तो एट का यूज करेंगे। मीट मी एट माई डेस्क, ये मेरे डेस्क है, तो मैंने आपको बोला कि आप मुझसे मेरे डेस्क के पास मिलो, यानी कि मैंने एक पॉइंट बता दिया कहाँ मिलना है, डेस्क के पास। तो एक पॉइंट मैंने बता दिया आपको, दैट्स वाई यहाँ पर एट का यूज होगा। ठीक है, क्लियर है? इन, ऑन, एट के डिफरेंस आपको क्लियर है? जब आप एक इनक्लोज्ड एरिया की बात करोगे तो इनका यूज करोगे, जब आप सरफेस को टच करने की बात करोगे तो आप वहां पर ऑन का यूज करोगे, और जब आप एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर दोगे यानी कि इस जगह पे आपको, जैसे मैं आपको बोल दूं कि आप मुझे बस स्टैंड पे मिलो, तो बस स्टैंड क्या हो गया, एक स्पेसिफिक जगह मैंने आपको बता दिया, एक पॉइंट बता दिया कि आप वहां पे मुझसे आके मिलो, तो एट का यूज कर देंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट की बात करेंगे तो वहां पे एट का यूज कर देंगे। क्लियर?
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चेयर है, एक ऐसा चेयर है और एक है, दोनों में फर्क है ना, चेयर में दोनों फर्क है, इसमें आर्मरेस्ट बना हुआ है, इसमें बिना आर्मरेस्ट का है। तो ये दोनों चेयर में से किसमें इन का यूज करे, किसमें ऑन का यूज करे? तो मैंने क्या बोला कि जब आर्मरेस्ट चेयर पे हम बैठते हैं यानी कि अब हम उसके अंदर चले जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे यूज होगा इन का, क्योंकि ये इनक्लोज्ड एरिया हो गया। और यहाँ पे हम नॉर्मली बैठ सकते हैं, क्या अंदर जा रहे नहीं, हम नॉर्मली खड़े हैं उस पे बैठ गए, किधर से भी ये घिरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चेयर में डिफरेंस, अगर आपको इस वाले चेयर पे बैठना होगा तो इन द चेयर का यूज करना, और ऐसे वाले चेयर के ऊपर बैठना होगा तो ऑन द चेयर का यूज करना। ओके, अब यहाँ पे देखिए दो बेड बने हुए, एक ऐसा बेड है और एक नॉर्मल सा प्लेन बेड है, ठीक है। दोनों में से कहाँ पे इन होगा, कहाँ पे ऑन होगा, ये अब आपको समझ में आ गया है। देखिए ये बेड में क्या है, ये पीछे से भी कवर है, ये इधर से भी कवर है, एक तरह से इधर से भी ये पूरा इस तरह से कवर है, ठीक है। यानी कि ये चारों ओर से कवर है, जब आप इसके अंदर सो गए यानी कि वो इनक्लोज्ड एरिया हो गया, तो इन द बेड का यूज करेंगे। और ये क्या एकदम फ्लैट है कि इधर से भी ये घिरा उरा नहीं है, एकदम ऐसे नॉर्मल सा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन द बेड का यूज करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स में, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला प्रपोजिशन है ओवर एंड अवर्ब। अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो ओवर का मतलब भी होता है ऊपर और अवर्ब का मतलब भी होता है ऊपर। मैं यहाँ पर हिंदी मीनिंग जस्ट ऐसे ही बता दे रही हूँ, यहाँ पर आपको हिंदी मीनिंग से याद नहीं करने, मैंने बस ऐसे ही बता दिया आपको, ठीक है। तो ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, वर्ब का भी मतलब ऊपर होता है। जैसे घड़ी टेबल के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पे आपको टेबल दिख रही है, टेबल के ऊपर यहाँ पर घड़ी है, ठीक ऊपर है। जब कोई चीज ठीक किसी ऊपर होती है यानी कि एकदम सीधे में होती है तो वहां पे ओवर का यूज करते हैं। और यहाँ पे घड़ी टेबल के केवल ऊपर है, यानी कि टेबल से ये घड़ी ऊंचाई पे है, लेकिन क्या ये टेबल की सीधाई में है, ठीक ऊपर है? नहीं, सिर्फ ऊपर है, लेकिन ये थोड़ी बगल में है, ठीक ऊपर में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर रहती है, ठीक है, तो वहां पे ओवर का यूज करेंगे। घड़ी टेबल के ऊपर है तो हम बोलेंगे द क्लॉक is over the table, over the टेबल। द क्लॉक इज ओवर द टेबल, यानी कि जो क्लॉक है वो टेबल के ठीक ऊपर रखी हुई है। यहीं पर घड़ी टेबल के केवल ऊपर है, ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, ये तो बगल में है। अगर यहाँ पे रहती तो हम ओवर का यूज करते, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, ठीक ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर अबव का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा द clock is above the table. The clock is above the table. मतलब जो घड़ी है वो टेबल के ऊपर है, केवल ऊपर है, ठीक ऊपर नहीं है। देखिए जैसे कि मान लो आप खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो, आपके सिर के ऊपर से वो एरोप्लेन गया, यानी कि एक टाइम ऐसा आया ना कि आपके सिर के ठीक ऊपर एरोप्लेन था, तो आप बोलोगे ओवर माई हेड। ओके, अगर वही चीज अगर आप देख रहे हो, अब ऊपर खड़ा तो नहीं रहेगा, मान लो ऊपर में कोई चीज रखी हुई है, आप मान लो आप जहां पर बैठे हो ठीक ऊपर में आपके फैन है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो बैठ के मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, किसी के सिर के ठीक ऊपर फैन होगा और किसी इंसान मतलब किसी स्टूडेंट के ठीक ऊपर नहीं, थोड़ी साइड में फैन होगा। तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, अगर आपके ठीक ऊपर है तो आप यूज करोगे ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड। और अगर आपका ऊपर तो है लेकिन साइड में है तो आप यूज करोगे द फैन इज अबव माई हेड। ओके, तो ओवर और अबव को इस तरीके से लिख के मुझे कमेंट में जरूर बताना कि फैन आपके ठीक ऊपर है या केवल ऊपर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रीपोजिशन में डाउट होती होगी ना तो वो मुझे आप बता देना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अंडर एंड बिलो। अंडर का मतलब होता है नीचे और बिलो का मतलब होता है नीचे। जैसे अभी आपने ओवर और अबव देखा ना, जस्ट उसका ऑपोजिट है अंडर और बिलो। ओवर का ऑपोजिट अंडर, अबव का ऑपोजिट बिलो। अगर ठीक नीचे हुआ तो अंडर, और नीचे तो है, केवल नीचे है, साइड में भी हो सकता है लेकिन नीचे है तो बिलो। जैसे
टेबल घड़ी के ठीक नीचे, ये टेबल है, ये घड़ी के देखिए ठीक नीचे है ना, घड़ी के ठीक नीचे ये टेबल है, तो यहाँ पर अंडर का यूज करेंगे, हम बोलेंगे टेबल द टेबल इज अंडर द क्लॉक, अंडर द क्लॉक, द टेबल इज अंडर द टेबल इज अंडर द क्लॉक, यानी कि जो टेबल है वो घड़ी के ठीक नीचे है, ओवर का जस्ट ऑपोजिट। अब बिलो टेबल घड़ी के केवल नीचे है, ये घड़ी है इसके नीचे तो है लेकिन ये साइड में है, ठीक है, साइड में, ठीक नीचे नहीं है, तो यहाँ पर बिलो का यूज करेंगे, हम बोलेंगे द टेबल इज बिलो द क्लॉक, बिलो द क्लॉक, द टेबल इज बिलो द क्लॉक, यानी कि टेबल घड़ी के केवल नीचे है, ठीक नीचे नहीं है, ठीक है। तो ओवर बिलो भी आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे ऑन प्रीपोजिशन की, ठीक है। ऑन का मतलब मैंने आपको बता दिया, जब आप किसी सरफेस को टच करोगे तो वहां पे ऑन का यूज होगा। जैसे फूलदान टेबल पे रखा हुआ है, ये जो फूलदान है ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि ये टेबल को टच कर रहा है। क्या अगर आप टेबल के ऊपर फूलदान रखोगे तो क्या वह आसमान में उड़ेगा? क्या टेबल को टच नहीं करेगा? पॉसिबल ही नहीं है, टेबल को टच करेगा ही। तो उस सिचुएशन में आपको ऑन का यूज करना है। आप बोलना द वॉज इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, फूलदान टेबल पे रखा हुआ है, यानी कि उसके सरफेस को टच कर रहा है। अब रोहन कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। अब देखिए ये कुर्सी है, इसमें आर्म रेस्ट आपको दिख रहा है, क्या रोहन अपने हाथ को टिकाए आराम से बैठा है? नहीं, नॉर्मली बस बैठा हुआ है, आर्म रेस्ट नहीं है, यानी कि ऑन का यूज करेंगे, हम बोलेंगे रोहन इज सिटिंग, Rohan is sitting on the table, on the table. रोहन कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे रोहन इज सिटिंग ऑन द टेबल। ओके, तो जब आप कोई सरफेस को टच करोगे, सिर्फ टच करने की बात मैंने किया, ठीक है, तो वहां पे ऑन का यूज करना। ओके, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे अप एंड डाउन। अप एंड डाउन दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे। अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। जैसे सब्जियों का दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि सब्जियों का दाम ऊपर जा रहा है, उसी तरीके से बलून ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो किसी चीज के प्राइस की बात करो, किसी थिंग्स की बात करो, ऊपर जाता है ना, तो अप का यूज करेंगे, हम बोलेंगे द प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स आर गोइंग अप। सब्जियों का दाम ऊपर जा रहा है, तो आप बोलोगे द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स आर गोइंग अप, ऊपर जा रहा अप। उसी तरीके से सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं, यानी कि वो नीचे आ रहे हैं, तो सब्जियों का दाम नीचे आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स, द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर कमिंग डाउन, यानी कि सब्जियों का दाम कम हो रहे हैं, यानी कि नीचे आ रहे हैं, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स आर कमिंग डाउन। ओके, तो अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। नेक्स्ट है अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? अंडर का मतलब भी नीचे होता है, ओके, बीनीथ बोल लो या अंडरनीथ बोल लो, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका भी मतलब होता है नीचे, ठीक है। अंडर का मतलब भी नीचे, बीनीथ अंडरनीथ का मतलब भी नीचे, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। देखिए जैसे कि बिल्ली टेबल के नीचे है, अब ये टेबल आपको दिख रही है, इसके नीचे बिल्ली है। अब बिल्ली टेबल के नीचे है तो आप बिल्ली को देख सकते हो ना? बिल्कुल देख रहे हैं, टेबल के नीचे बैठी हुई है, दिखाई दे रही है। हम आगे से देख सकते हैं, साइड से देख सकते हैं, पीछे से देख सकते हैं, हर साइड से हम देख सकते हैं कि बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई है। हालांकि वो टेबल के नीचे ही है लेकिन दिखाई दे रही है, तो हम वहां पे अंडर का यूज करेंगे, हम बोलेंगे द कैट इज
under the table. The cat is under the table. बिल्ली टेबल के नीचे है, द कैट इज अंडर द टेबल। अब देखिए नेक्स्ट है, मेरे पैसे कंबल के नीचे है। ये जो कंबल रखा हुआ है ना, इसके नीचे मेरे पैसे है। क्या पैसे आपको दिखाई दे रहे हैं? जब तक मैं कंबल को उठाऊं ना, क्या आपको कंबल के अंदर, कंबल के नीचे पैसे हैं दिखाई दे रहे हैं? नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि कंबल के नीचे पैसे नहीं है, मैंने पैसे रखे हैं। अब आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पैसे हैं कंबल के नीचे, तो वहां पे हम अंडर या बीनीथ का यूज, अंडरनीथ या बीनीथ का यूज करेंगे। तो समझना ये है कि जब कोई चीज किसी चीज के नीचे रहती है और आपको दिखाई देती है, वो नीचे तो है लेकिन दिखाई दे रही है, तो अंडर का यूज करना। लेकिन जब कोई चीज आपने अंदर तो रखी है, किसी चीज के अंदर तो रखी है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, नीचे, सॉरी, मतलब नीचे तो रखी हुई है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। अब मान लो मेरा जो फोटो है मैंने तकिए के नीचे रखा था, फोटो तो इतना पतला है, उसके ऊपर अगर मैं तकिया रख दूंगी तो क्या दिखाई देगा? तकिया के साइड से मैं देखूंगी तो क्या फोटो दिखाई देगा? जब तक मैं तकिया को उठाऊंगी नहीं, क्या मैं फोटो देख पाऊंगी? नहीं। तो कोई चीज किसी चीज के नीचे है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, तो वहां पे हम बीनीथ या अंडरनीथ का यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे पैसे कंबल के नीचे है, मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी माई मनी वॉज अंडरनीथ। आप बीनीथ का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर अंडरनीथ का यूज किया जाता है। द ब्लैंकेट। हमारा सेंटेंस हो गया, माई मनी वॉज अंडरनीथ द ब्लैंकेट, मतलब मेरे पैसे वो कंबल के नीचे। ओके, तो अंडर और अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ के अंतर आपको समझ में आ गया? कमेंट में जरूर बताइएगा अगर समझ में आ गया तो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अंडर एंड बिलो। अंडर एंड बिलो में क्या डिफरेंस है? अंडर का मतलब आपने अंदर, अंडर का मतलब नीचे आपने देख लिया, अंडर का मतलब कम भी होता है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग कम भी होता है। और बिलो का मतलब भी कम होता है। बिलो का मतलब आपने देखा था ना, नीचे था। बिलो का मतलब भी नीचे, अंडर का मतलब भी नीचे होता है। लेकिन इसका सेकेंड मीनिंग, अंडर का मतलब कम होता है, बिलो का मतलब भी कम होता है। देखिए, इसमें हम बात करेंगे वेट की में। ठीक है, वेट में कोई चीज कम है, और इसमें हम बात करेंगे हाइट में, कोई हाइट में कम है। ठीक है, जैसे मेरे बैग का वजन 1 किलो से कम है, यानी कि वेट की बात करें कि उसका वेट जो है वो 1 kg से कम है, तो यहाँ पर वेट का कम करने की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे द वेट ऑफ माई बैग, द वेट ऑफ माई बैग इज अंडर 1 kg, अंडर 1 kg। जब आप वेट के कम होने की बात करोगे तो अंडर का यूज करना। वहीं पर अगर हम बोले वो 5 फीट से कम है, 5 फीट से कम है, यानी कि उसके हाइट की बात हो रही है, तो हम हाइट की बात करेंगे तो बिलो का यूज करेंगे। हम बोलेंगे सी इज बिलो 5 फीट, 5 फीट, सी इज बिलो 5 फीट, मतलब वो 5 फीट से कम है। तो वेट में कम होने की बात करोगे तो अंडर, हाइट में कम होने की बात करना तो बिलो। ठीक है, आगे देखिए। इसलिए इसके हिंदी मीनिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हिंदी मीनिंग आपको सिमिलर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बिटवीन, अमंग या अमंगस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है? बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है, और अमंग और अमंगस्ट का भी मतलब होता है बीच में, दोनों का मतलब होता है बीच में। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, यहां हम बात करेंगे टू पीपल एंड टू थिंग्स के बारे में। ठीक है, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में रहने की बात करोगे तो वहां पे आप बिटवीन का यूज करोगे। लेकिन अगर आप बात करो मोर देन टू पीपल, मोर देन टू पीपल, टू थिंग्स, मतलब दो से ज्यादा वस्तु या व्यक्ति की बात करोगे तो अमंग या अमंगस्ट का यूज करेंगे। सिंपल सा बिटवीन मतलब जब आप दो व्यक्ति, दो वस्तुओं के बीच में रहने की बात करोगे तो बिटवीन, और जब आप दो व्यक्ति, दो वस्तुओं से ज्यादा, यानी कि कितने भी हो सकते, 10, 15, 20, 25, कितने भी हो सकते हैं, उनके बीच में रहने की आप बात करोगे तो अमंग या अमंगस्ट का यूज करना है। ठीक है, दोनों में से एक का यूज करना है। जैसे
टीना रोहन और रिया के बीच में बैठी हुई है, यानी कि जो टीना है वो रोहन और रिया के बीच में बैठी हुई है, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में है, दो व्यक्ति। तो यहाँ पे हम बिटवीन का यूज करेंगे, हम बोलेंगे टीना इज सिटिंग, टीना इज सिटिंग बिटवीन, टीना इज सिटिंग बिटवीन रोहन एंड रिया, रोहन एंड रिया। टीना इज सिटिंग बिटवीन रोहन एंड रिया। उसी तरीके से रोहन अपने दोस्तों के बीच खड़ा है। अब हम यहाँ बोले हैं रोहन अपने दोस्तों के बीच खड़ा है, क्या हम बोले दो दोस्तों के बीच खड़ा है? नहीं, कितने भी दोस्त हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 से ज्यादा होंगे। तो वहां पे हम अमंग या अमंगस्ट का यूज करेंगे, हम बोलेंगे रोहन वॉज स्टैंडिंग, रोहन वॉज स्टैंडिंग among, Rohan was standing among his friends। आप among की जगह amongst का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, 2 people या 2 things की बात करोगे तो between, और more than 2 people 2 things की बात करोगे तो वहां पर among या amongst, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब आ गए हम फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है। अब यहाँ से जो हम प्रीपोजिशन कुछ देखेंगे वो सिर्फ से रिलेटेड आपका प्रीपोजिशन, सबके हिंदी मीनिंग से ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम का मतलब से हो गया, जैसे मैं मुंबई से हूँ, यानी कि आप किसी जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैं मुंबई से हूँ, किसी जगह से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे आप फ्रॉम का यूज करोगे। आप बोलोगे आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई, ठीक है, किसी जगह से आप बिलोंग करते हो। मैं क्लास से जा रहा हूँ, यानी कि आप सेपरेट हो रहे हो, जब आप किसी चीज से सेपरेट होते हो तो वहां फ्रॉम या ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं क्लास से जा रहा हूँ, आप ये बोल सकते हो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग फ्रॉम द क्लास, आई एम गोइंग फ्रॉम द क्लास, मैं क्लास से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम द क्लास, ठीक है। यानी कि कोई चीज से सेपरेट हो रहे हो, अलग हो रहे हो, तो वहां पे आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट बाय, बाय का मतलब भी होता है से, हिंदी मीनिंग इसका से ही होता है, ठीक है। जैसे मैं कोलकाता ट्रेन से गया, जब आप बात करोगे किसी व्हीकल्स की, ठीक है, जब आप बात करोगे किसी व्हीकल्स की, या फिर अगर आप बात करो पैसिव वॉइस की, ठीक है, या हाँ, तो आप इन सब में आप बाय का यूज कर सकते हो, ठीक है, बाय का यूज कर देना। जैसे कि मैं कोलकाता ट्रेन से गया, मैं कोलकाता ट्रेन से गया, यानी कि आप किसी बात करो, किसी व्हीकल वाहन की बात कर रहे हो, ट्रेन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप यूज करोगे आई वेंट टू कोलकाता, I went to Kolkata by train, by bus, by aeroplane, ओके, किसी व्हीकल की बात करोगे तो वहां पे आप यूज करोगे बाय का, ठीक है। कल तक मेरा रिजल्ट निकल जाएगा, जब आप फ्यूचर टेंस की बात करोगे ना, फ्यूचर टेंस यानी कि तक, तक वाले सेंटेंस, कल तक, परसों तक, ठीक है, तक वाले सेंटेंस में भी बाय का यूज किया जाता है। तो कल तक मेरा रिजल्ट निकल जाएगा, यानी कि बाय टुमारो, बाय टुमारो, कल तक यानी कि बाय टुमारो मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। माय रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, माय बाय टुमारो माय रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, यानी कि कल तक मेरा रिजल्ट निकल जाए, ओके। तो बाय का मतलब होता है से, किसी व्हीकल्स की बात करोगे, पैसिव वॉइस की बात करोगे, तक वाला जो सेंटेंस आता है उनमें आप बाय का यूज कर सकते हो। चलिए आगे देखिए, अब हम बात करेंगे सिंस, और सिंस का हिंदी मीनिंग पे आप जाओगे तो इसका हिंदी मीनिंग से ही होता है, सिंस का मतलब भी से होता है, जब आप बात करोगे एक पॉइंट ऑफ टाइम की,
ठीक है। जब आप बात करोगे पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप किसी को एक फिक्स्ड टाइम बता देते हो कि हाँ इतने बजे वो ये काम कर रहा था, एक फिक्स्ड टाइम, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, एक आप फिक्स्ड टाइम बता दोगे तो वहां पे आप सिंस का यूज करोगे। जैसे मैं सुबह से यहाँ हूँ, कब से हूँ? सुबह से। मैंने एक फिक्स्ड आपको बता दिया ना। अगर मैं यही बोलती कि मैं 2 घंटे से हूँ तो आपको पता नहीं चल पाता कि 2 घंटे पहले सुबह हो रहे थे, शाम हो रहे थे, कितने बज रहे थे। आपको एक फिक्स्ड टाइम पता नहीं चलता, इसीलिए मैंने बता दिया मैं सुबह से यहाँ हूँ। तब आपको टाइम सोचने की जरूरत नहीं है कि सुबह कितने बज रहे थे, आपको बस इतना पता चल गया ना कि सुबह से हूँ, एक फिक्स्ड टाइम पता चल गया। तो हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई हैव बीन, आई हैव बीन हियर। कब से? सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से यहाँ। नेक्स्ट है वह 2018 से किताब लिख रहा। कब से? 2018 से। आपको एक फिक्स्ड ईयर पता चल गया ना कि कब से? 2018 से। यहीं पर अगर आप अभी कौन सा ईयर चल रहा आपके माइंड में नहीं रहता, भूल जाते आप। और मैं आपसे बोल रही थी मैं 2 सालों से लिख रही हूँ, तो आप तुरंत नहीं सोच पाते कि 2 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था, क्योंकि अभी का आप भूल गए हो। तो 2 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था आपको कैलकुलेट करना पड़ जाता, इसीलिए वहां पे सिंस का यूज नहीं किया जाता। जब आपको फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड ईयर, पॉइंट ऑफ टाइम पता चल जाए, वहां पे आप यूज करोगे सिंस का। तो वह 2018 से किताब लिख रहा था, हम बोलेंगे he had been, he had been writing, he had been writing a book, he had been writing a book। कब से? 2018 से, सिंस 2018। आपने कोई कोई बॉटल्स में देखा होगा, वहां पे सिंस करके जब वो बॉटल्स ऑर्गेनाइज हुआ था वो डेट लिखा रहता है, ठीक है, सिंस करके लिखा। ओके, तो सिंस आपको पता चल गया। पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड टाइम के बारे में पता करनी हो तो आप सिंस का यूज करें। अब है फोर। फोर का हिंदी मीनिंग होता है से। जैसे अभी आपने सिंस देखा ना कि पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता चल जाए तो सिंस का यूज करना, लेकिन अगर आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करो, यानी कि आप कितने बजे से खेल रहे हो नहीं पता, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आप कैलकुलेट करके वो टाइम निकालोगे तो वहां पे फोर का यूज होगा। मैं 3 घंटे से यहाँ हूँ, अब आपने अभी टाइम नहीं देखा कि कितने बज रहे हैं, और मैं बोल दूं कि मैं अभी 3 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, तो आप थोड़े सोच में पड़ जाओगे ना, घड़ी देखने लगोगे कि अभी कितने बज रहे हैं, 3 घंटे पहले कितने बज रहे थे, आप सोच में पड़ जाओगे। यानी कि मैंने फिक्स टाइम आपको नहीं बताया है, तो यहाँ पे फोर का यूज करेंगे। फिक्स्ड टाइम के लिए सिंस, और फिक्स्ड टाइम ना हो तो फोर, ठीक है। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आई हैव बीन, आई हैव बीन हियर फॉर 3 hours, फॉर 3 hours। आई हैव बीन हियर फॉर 3 hours, यानी कि मैं 3 घंटे से यहाँ, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। अगर मैंने अभी टाइम नहीं देखा होगा तो मैं थोड़े टाइम कैलकुलेट कर पाती ना, करने लगती ना, मैं टाइम देखने लगती कि अभी कितने बज रहे हैं, 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे, सोच में पड़ जाती। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फोर का। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, मैं बोलती आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। कब से? 2 घंटे से, यानी कि फॉर 2 hours। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, यानी कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। ओके, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा ऑफ। ऑफ का मतलब भी होता है से। ऑफ का हिंदी मीनिंग भी होता है से। जैसे कि दो से, यहाँ पे जैसे आपने फ्रॉम का यूज किया था ना सेपरेट होने के लिए, वैसे यहाँ भी आप सेपरेट होने के लिए ऑफ का यूज करोगे। जैसे वह स्कूल से गया, यानी कि स्कूल से अलग हो गया, तो यहाँ पे आप ऑफ का यूज कर देना। आप बोलना ही वेंट, he went off the school, he went off the school। वह स्कूल से गया, स्कूल से अलग हो गया, he went off the school। वह क्लास से गया, यानी कि वो बदमाशी कर रहा था क्लास में तो टीचर ने उसे निकाल दिया, तो वो क्लास से गया यानी कि क्लास से अलग हो गया।
तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे ही वेंट ऑफ द क्लास, ही वेंट ऑफ द क्लास, वो क्लास से गया, ही वेंट ऑफ द क्लास। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विद, और विद का मतलब भी होता है से। ठीक है, विद का मतलब भी होता है से। जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे, टूल्स की बात करोगे, ठीक है, छोटा मोटा जो औजार होता है उसकी बात करोगे तो विद का यूज होगा। जैसे मैं सब्जियों को चाकू से काटता हूँ, तो चाकू क्या, एक धारदार, एक नुकीली औजार हो गया ना आपका, तो वहां पे आप यूज करोगे विद का। ठीक है, मैं सब्जियों को चाकू से काटता हूँ, आप बोलोगे मैं सब्जियों को चाकू से काटता हूँ। आई चॉप द वेजिटेबल्स, आई चॉप द वेजिटेबल्स विथ नाइफ, आई चॉप द वेजिटेबल विद द नाइफ। ओके, मतलब मैं सब्जियों को चाकू से काटता, किसी धारदार वस्तु, नुकीली वस्तु से काट। ठीक है, नेक्स्ट है उसने पेड़ कुल्हाड़ी से काटा, यानी कि कुल्हाड़ी क्या एक धारदार वस्तु है, ठीक है, कोई औजार है, तो वहां पे यूज करेंगे विद का। हम बोलेंगे ही कट ट्री विद एक्स, विद एक्स, ही कट ट्री विद एक्स। ठीक है, यानी कि वो सब पेड़ कुल्हाड़ी से काट, विद का यूज करेंगे से, कोई टूल्स इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका थ्रू। थ्रू का यूज करेंगे हम जैसे कि थ्रू का मतलब भी होता है से। ठीक है, थ्रू का मतलब भी होता है से, एक इनक्लोज्ड एरिया, एक मिनट, एक इनक्लोज्ड एरिया से इस पार से उस पार जाने के लिए थ्रू का यूज करते हैं। जैसे गेंद खिड़की से बाहर चली गई, मान लो आप रूम के अंदर खेल रहे थे, आप आपका भाई बॉल से खेल रहे थे, बॉल इतनी जोर आपने मारा कि खिड़की को तोड़ते हुए वो बाहर जाके गिर गया। तो एक इनक्लोज्ड, खिड़की क्या है, एक इनक्लोज्ड एरिया है, आपने अंदर से बॉल को मारा तो वो खिड़की से होते हुए बाहर गई, यानी कि इनक्लोज्ड एरिया से होते हुए। तो जब आप एक इनक्लोज्ड एरिया, बंद एरिया से होते हुए इस पार से उस पार जाते हो, तो वहां पे यूज किया जाता है थ्रू का। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे द बॉल went through, the ball went through the window। हमारा सेंटेंस हो गया द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, यानी कि गेंद खिड़की से बाहर चली गई। ठीक है, इंक्लोज एरिया से। मान लो ये क्या है, ये एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप मान लो बहुत मोटा सा पाइप है, एक बच्चा आया, वो बच्चा खेलते खेलते इस पार से उस पार चला गया, यानी कि एक इनक्लोज पाइप था, वो इस पार से उस पार गया, तो वहां पे थ्रो का यूज। ठीक है, एक इनक्लोज एरिया से इस पार से उस पार जाने के लिए थ्रू का यूज किया जाता है। कार सुरंग से निकल गई, ये एक सुरंग है, ठीक है, सुरंग दोनों ओर से खुला रहता है, बीच में सुरंग बना हुआ रहता है, टर्नल। तो गाड़ी क्या होती है, गाड़ी आती है तो इस पार से उस पार जाती है सुरंग से होते हुए, ये टर्नल से होते हुए। तो टर्नल एक इनक्लोज एरिया है, इनक्लोज एरिया से इस पार से उस पार जाती है, मीन्स थ्रू का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे द कार went through, the car went through the tunnel, the car went through the tunnel, यानी कि कार सुरंग से निकल गई, the car went through the tunnel। ओके, तो इस तरह से आप थ्रू का यूज कर सकते हो। जब आप किसी इनक्लोज एरिया से इस पार से उस पार जाते हो तो वहां पे आपको थ्रू का यूज करना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, अब बात करेंगे हम अगो एंड बिफोर का। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है। अगो का मतलब भी होता है पहले, और बिफोर का मतलब भी होता है, ठीक है, दोनों का मतलब होता है पहले। वो मुझे 10 मिनट पहले कॉल कर रहा था, तो हम बोलेंगे he was calling me 10 minutes ago, 10 minutes ago।
He was calling me 10 minutes ago. वो मुझे 10 मिनट पहले से कॉल कर रहा था। बस आपके आने से पहले 5 मिनट बस आपके आने से 5 मिनट पहले निकल गया, पहले ही निकल गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे यानी कि जब तक वो पहुंचा तब तक बस निकल गया था, तो हम बोलेंगे द बस हैड लेफ्ट। द बस हैड लेफ्ट 5 minutes 5 minutes before. You can तो हमारा सेंटेंस हो गया द बस हैड लेफ्ट 5 minutes बिफोर यू कैन, यानी कि बस आपके आने से 5 मिनट पहले ही निकले। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट बात करेंगे आफ्टर एंड आफ्टर। दोनों ही आफ्टर आफ्टर है। ठीक है, दोनों का हिंदी मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। जैसे एक आफ्टर का मतलब आप बोल सकते हो के बाद, कोई काम करने के बाद, और एक आफ्टर का मतलब होता है पीछा, पीछा करना या पीछे पड़ना। उसमें भी आफ्टर का यूज किया जाता है। चोर के पीछे पुलिस पीछे पड़ी हुई रहती है ना, तो वहां पे आफ्टर का यूज करें। ठीक है, जैसे वो 5 दिन बाद दिल्ली जाएगा के बाद, है ना, तो वहां पे हम आफ्टर का यूज करेंगे। वो 5 दिन के बाद दिल्ली जाएगा, हम बोलेंगे he will go to Delhi. Go to Delhi. He will go to Delhi after 5 days. Delhi after 5 days. He will go to Delhi after 5 days. वो 5 दिन बाद दिल्ली जाए। नेक्स्ट है पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई थी। पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई थी, हम बोलेंगे पुलिस the police had been after the thief. After the thief. पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई थी, हम बोलेंगे द पुलिस हैड बीन आफ्टर द थीफ। ओके, यानी कि आफ्टर का मतलब के बाद या फिर पीछे पड़ना, दोनों इसके हिंदी मीनिंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स। दोनों का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब भी होता है के अलावा। मतलब सीधे सी बात, हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम होती है, लेकिन इसके यूज करने का तरीका अलग है। ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है, इसके अलावा और क्या विकल्प है? यानी कि ये कपड़ा जो ये हाथ में लिया है, इसे ये पसंद नहीं है, तो ये दुकानदार को बोला कि मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं है, यहाँ पे जितने टंगे हुए मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं है, क्या आपके पास और दूसरा है? यानी कि इसे हटा दो भाई, मुझे दूसरा चाहिए, क्या आपके पास दूसरा है? तो हम इस सेंस में एक्सेप्ट का यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई डोंट लाइक दिस ड्रेस। What are the other option? एक मिनट। Other options except this. हमारा सेंटेंस हो गया आई डोंट लाइक दिस ड्रेस, व्हाट आर द अदर ऑप्शन एक्सेप्ट दिस, यानी कि इसको छोड़ करके आपके पास कोई दूसरा विकल्प है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये समझ आओगे ना तो वो भी समझ में आ जाएगा। ये कपड़ा भी अच्छा है, इसके अलावा और क्या विकल्प है? यानी कि ये जो कपड़े रखे हैं, ये तो मुझे पसंद है भाई, इसके अलावा कोई और है? यानी कि इसे भी पैक करवा दो, इसके अलावा कोई है वो भी दिखा दो। दोनों में फर्क क्या है? एक्सेप्ट का यूज वहां करेंगे जहां पे आपको वहां पे सामान पसंद नहीं आया, तो आप पूछो कि इसको छोड़ के इसके अलावा क्या दूसरा है? और बिसाइड में मतलब जो आपको पसंद आया है उससे तो आपने साइड करवा दिया, भाई ये बहुत अच्छे है, इसके अलावा दूसरा। ठीक है, तो दोनों में ये फर्क है, एक्सेप्ट और बिसाइड। ठीक है, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे दिस ड्रेस इज
this dress is also nice. But what? But what are the other options besides this? हमारा सेंटेंस हो गया दिस ड्रेस इज ऑल्सो नाइस बट व्हाट आर द अदर ऑप्शन बिसाइड दिस. ओके, तो इस तरह से मतलब एक्सेप्ट और बिसाइड दोनों में डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. चलिए अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट है इनटू एंड इन. दोनों में क्या डिफरेंस है? इनटू का मतलब भी होता है में और इन का मतलब भी होता है में, लेकिन इनटू में आपका मोशन होता है और इनमें आपका मोशन नहीं होता है. जैसे चाय को कप में डालो, यहाँ पर इसमें चाय रखी हुई है, आप इसमें से इसमें डाल रहे हो, यानी कि पहले से चाय नहीं थी आपके कप में, आपने इसमें से इसमें डाला. यानी कि कोई चीज आप जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका एक तालाब है, ठीक है, तालाब में पानी है, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, आप इसके अंदर जाना चाहते हो नहाने के लिए, तो आपने यहाँ से जंप किया और यहाँ पे आपने आ गए नहाने के लिए. ठीक है, तो आप यहाँ पे जंप इन द वाटर इन द रिवर नहीं करोगे, जम्प्ड इनटू द रिवर करोगे. क्यों? क्योंकि आप पहले एक बाहर एरिया में थे, एक खुले एरिया में थे, और आप जंप करके एक इनक्लोज्ड एरिया में जा रहे हो. उसी तरीके से चाय पहले दूसरी जगह थी, एक खुले में थी, ठीक है, आपने चाय को गिराया तो एक इनक्लोज्ड एरिया, कब क्या एक इनक्लोज्ड एरिया, एक इनक्लोज्ड एरिया में जा रही है, तो वहां पे इनटू, यानी कि सीधी सी बात ये रही, एक खुले एरिया से बंद एरिया में आप जाओगे तो वहां पे इनटू का यूज करोगे. जैसे ऑफिस में बाहर से मैंने ऑफिस में एंटर किया, तो बाहर एक खुला एरिया था, मैंने ऑफिस में एंटर किया, तो मैं इनटू का यूज करूंगी क्योंकि बाहर से मैं एक इनक्लोज्ड एरिया में जा रही. ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे चाय को कप में डालो, हम बोलेंगे pour the tea into the cup, into the cup, pour the tea into the cup, यानी कि चाय को कप में डालो. कप में चाय है, ये कप में ऑलरेडी चाय है, यानी कि पहले से ही वो इनक्लोज्ड एरिया में है, वो अभी नहीं है, पहले से ही है. अब आप ऑफिस में पहले से ही हो, ऑफिस के अंदर आप पहले से ही हो, ठीक है, ऑफिस के अंदर आप पहले से हो तो आप इनका यूज करोगे. और मैं अगर अंदर से बाहर से अंदर जा रही हूँ तो मैं इनटू का यूज करूंगी. जब पहले से आप इनक्लोज्ड एरिया में रहोगे तो इनका यूज करोगे. हम बोलेंगे there is tea in the cup, in the cup, there is tea in the cup, यानी कि कप में चाय है. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अहेड ऑफ, बियॉन्ड. अहेड ऑफ बियॉन्ड में डिफरेंस, ठीक है, अहेड ऑफ का यूज करेंगे हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे. मैं रोहन के आगे खड़ी हूँ, यानी कि आप किसी पर्सन के आगे. तीनों का हिंदी मीनिंग होता है आगे, 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 आगे. तीनों का हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम होता है. डिफरेंस है, जब आप किसी इंसान के आगे खड़ा होने की बात करोगे तो आप वहां पर अहेड ऑफ का यूज करोगे. जैसे मैं रोहन के आगे खड़ी थी तो आप बोलोगे आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ रोहन, अहेड ऑफ रोहन, यानी कि मैं किसी पर्सन, किसी इंसान, लिविंग थिंग्स के आगे खड़ी थी, तो मैं वहां पे अहेड ऑफ का यूज करूंगी. आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ रोहन, मैं रोहन के आगे खड़ी थी. अब बियॉन्ड का यूज कहाँ करेंगे? ये मेरी सोच से आगे है, यानी कि यहाँ पर आप बात करो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की. किसकी बात करो? अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करो, यानी कि निराकार वस्तु, यानी कि जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो. ये मेरी सोच से आगे है, आगे शब्द का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप सोच को ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, ठीक है. तो जब आप एक्सट्रैक्ट नाउन की बात करोगे उसमें आगे शब्द का यूज किया रहेगा, तो बियॉन्ड का यूज करेंगे. हम बोलेंगे दिस इज बियॉन्ड माई थिंक,
बियॉन्ड माई एक मिनट, बियॉन्ड माई थिंग, ये मेरी सोच से आगे है, तो आप बोलोगे दिस इज बियॉन्ड माई थिंग। ठीक है। अहेड ऑफ अ बियॉन्ड का यूज, वह पेड़ के आगे घर है, यानी कि जब आप बात करोगे नॉन लिविंग थिंग्स, जब आप बात करोगे नॉन लिविंग थिंग्स की, तो वहां पे आप अहेड ऑफ का भी यूज कर सकते हो, बियॉन्ड का। तो यहाँ पे देखिए अहेड ऑफ, सिर्फ अहेड ऑफ का यूज करोगे किसी पर्सन के आगे रहने की बात करोगे तब, बियॉन्ड का यूज करोगे जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करोगे तब, और अहेड ऑफ बियॉन्ड दोनों का यूज कर सकते हो आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है। वह पेड़ के आगे घर है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ हाउस, देयर इज अ हाउस। यहाँ पे आप अहेड ऑफ का भी यूज कर सकते हो, अहेड ऑफ, या फिर आप बियॉन्ड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। ऑफ दैट ट्री। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया देयर इज अ हाउस अहेड ऑफ, या फिर बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड दैट। ठीक है, यहाँ पर ऑफ नहीं होगा। ठीक है, अहेड के साथ ऑफ हमने यूज कर दिया, बियॉन्ड के साथ ऑफ यूज नहीं हो। ठीक है, ये चीज आपको तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब हम बात करेंगे इनसाइड, आउटसाइड, ड्यूरिंग। इसमें कुछ भी अलग नहीं है। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, ठीक है, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, मतलब किसी समय के दौरान। ओके, जैसे मैं घर के अंदर थी, नॉर्मली अंदर थी, तो आप इनसाइड का यूज करोगे, आप बोलोगे आई वॉज इनसाइड द हाउस, इनसाइड द, मैं घर के अंदर थी, आई वॉज इन साइड द हाउस, मैं घर के बाहर थी, बाहर शब्द का यूज आउटसाइड का यूज करेंगे, आई वॉज आउटसाइड द हाउस, आई वॉज आउटसाइड द हाउस, मतलब मैं घर के बाहर थी, आई वॉज आउटसाइड द हाउस। पढ़ाई के दौरान मुझे भूख लग रही थी, दौरान किसी चीज के दौरान, तो आप बोलोगे आई वॉज feeling, I was feeling appetite, I was feeling appetite during study, मतलब पढ़ाई के दौरान, यानी कि during study। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा I was feeling appetite during study, पढ़ाई के दौरान मुझे भूख लग रही थी। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये बस हिंदी मीनिंग आप इसका याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अबाउट, ऑफ, देन। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ऑफ का मतलब का, के, की। ठीक है, का, के, की आपके शब्द का यूज किया रहता है, और देन का मतलब होता है किसी चीज से बेहतर होना, से का सेंस आता है, सॉरी, इसमें से का सेंस आता है। ठीक है, तो अबाउट का मतलब के बारे में, वह मेरे बारे में बात कर रही थी, यानी कि के बारे में आया, ये सब हिंदी मीनिंग के साथ ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सी वॉज टॉकिंग, सी वॉज टॉकिंग अबाउट मी, सी वॉज टॉकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में बात कर रही थी, शी वॉज टॉकिंग अबाउट मी। वह भारत के राष्ट्रपति है, के, भारत के, ठीक है, राष्ट्रपति है, हम बोलेंगे ही इज द, ही इज द प्रेसिडेंट, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वह भारत के राष्ट्रपति है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं तुमसे बेहतर हूं, कंपेयर कर रही हो, तुलना कर, देन का यूज वहां किया जाता है जहां पे आप तुलना करते हो, दो चीजों में तुलना करते हो। तो मैं तुमसे, मैं, मेरा और तुम्हारा कंपेयर हो रहा, मैं तुमसे बेहतर हूं, कंपेयर कर रहे, तुलना कर रहे, तो यहाँ पे देन का यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे बेहतर हूं, आई एम बेटर देन। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है टू, टूवर्ड्स, थ्रू आउट। तीनों का मतलब क्या होता है? टू का मतलब होता है जैसे किसी डायरेक्शन में आपका वो लक्ष्य है, डायरेक्शन है आपका। टू, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। ठीक है, और थ्रू आउट का मतलब होता है सारा दिन,
सारा दिन, सारा समय, पूरा समय, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, यानी कि मेरी जो मंजिल है, मेरी डेस्टिनेशन है, मेरा जो डायरेक्शन जाएगा वो आपके घर की तरफ जाएगा। मेरा डेस्टिनेशन क्या है? आपका घर। मैंने अपने घर में बोला है कि मैं उसके घर जा रहा हूँ, यानी कि मैं उसके घर ही जाऊंगा, मेरी दूसरी कोई मंजिल नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, आपका डेस्टिनेशन है, आप वहीं जाओगे, तो आप यूज करोगे going I am going to your home, your home। जब आपने बहुत बार देखा होगा, आपने कई सेंटेंसेस बनाए होंगे, आप स्कूल के लिए निकलते हो तो आप क्या बोलते हो? आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि स्कूल जो है हमारा डेस्टिनेशन है, हम स्कूल की डायरेक्शन में ही जाएं, ठीक है। अब है मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। मैं घर, तुम्हारे घर नहीं जा रही मैं, ये आपका घर है, ठीक है। आपने मुझे कॉल किया, आप बोल रहे कहाँ हो भाई, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे घर तरफ जा रहा हूँ, घर तरफ जा रहा हूँ, घर नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टूवर्ड्स का यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई एम गोइंग टूवर्ड्स योर होम। आई एम गोइंग टूवर्ड्स योर होम, मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। थ्रू आउट का मतलब होता है सारा समय, सारा दिन। जैसे हमने सारा दिन पढ़ाई किया या सारा समय पढ़ाई किया, तो आप बोल सकते हो वी स्टडीज थ्रू आउट द डे। वी स्टडीड थ्रू आउट द डे, यानी कि हमने सारा दिन पढ़ाई। थ्रू आउट यानी कि सारा दिन, ओके। आगे देखिए, नेक्स्ट है अराउंड, विदाउट, विद इन। तीनों में क्या डिफरेंस है? अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, ठीक है। और विदाउट का मतलब होता है के बिना, विदाउट मीन्स के बिना। और विद इन का मतलब होता है किसी समय के अंदर, ठीक है। एक समय है, उस समय के अंदर आपने कोई काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तीनों में ये डिफरेंस है। तो अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, तो हम ये सेंटेंस, चारों ओर यानी कि अराउंड, हम ये सेंटेंस को बोलेंगे द अर्थ इज revolving, the earth is revolving around the sun, around the sun। हमारा सेंटेंस हो गया द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मतलब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। नेक्स्ट है हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, यानी कि के बिना यानी कि विदाउट। हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, हम बोलेंगे वी आर नथिंग without you, without you, we are nothing without you। हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, we are nothing without you। खेल 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब कोई खेल है, आप बोलो 5 मिनट के अंदर, यानी कि किसी समय के अंदर खत्म हो जाएगा, तो हम बोलेंगे गेम ओवर within 5 minutes, गेम ओवर विदिन 5 मिनट्स, मतलब गेम 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, गेम ओवर विदिन 5 मिनट्स, ओके। आगे देखिए, नेक्स्ट है नेक्स्ट टू, बिसाइड्स एंड बाय। तीनों का मतलब होता है बगल में, तीनों का मतलब होता है बगल में। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, मतलब किसी के खिलाफ। और अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। जैसे वह मेरे बगल में बैठी थी, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट टू का भी यूज कर सकते हो, बिसाइड्स का भी यूज कर सकते हो, या बाय का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वह मेरे बगल में बैठी थी, शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। मैं आपके खिलाफ हूं, के खिलाफ यानी कि अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ हूं, तो हम बोलेंगे आई एम अगेंस्ट
आई एम अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ हूँ, आई एम अगेंस्ट यू। मेरा ऑफिस उसके घर के विपरीत में है, यानी कि ऑपोजिट। मेरा ऑफिस यहाँ है, उसका घर यहाँ है, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि उसका मेरा ऑफिस उसके घर के विपरीत यानी कि ठीक ऑपोजिट साइड यहाँ पर है और यहाँ पर उसका घर है, ठीक विपरीत है। ओके, तो हम बोलेंगे माई ऑफिस, माई ऑफिस इज ऑपोजिट, माई ऑफिस इज opposite to his house, his house। माई ऑफिस इज अपोजिट टू हिज हाउस, यानी कि मेरा ऑफिस उसके घर के ऑपोजिट में है। ओके, आगे देखिए, आगे हमारा लास्ट बच जाता है क्रॉस, अहेड ऑफ, बिहाइंड। क्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार जाना। अब देखिए, मैंने थ्रो का मतलब ये होता है इस पार से उस पार जाना, लेकिन थ्रो देखिए, ये एक होता है थ्रो और अक्रॉस, दोनों में डिफरेंस क्या है? थ्रो और अक्रॉस में डिफरेंस क्या है? जब आप किसी बंद एरिया, ये क्या है, पाइप, और पाइप से आप इस पार से उस पार जा रहे हो, तो यहाँ पे आप थ्रो का यूज करोगे, और इसका यूज करेंगे खुले एरिया में इस पार से उस पार जाना। जैसे आप नदी क्रॉस कर रहे हो ब्रिज से, तो आप नदी जो है वो खुले एरिया में होगा, किसी बंद एरिया में तो नदी नहीं हो सकता, खुले एरिया में होगा। वहां पे ब्रिज बना हुआ है तो आप इस पार से उस पार जा रहे हो, यानी कि वो बंद एरिया नहीं है, वो खुला एरिया है, तो वहां पे क्रॉस का यूज करेंगे। आप रोड क्रॉस करते हो, इस पार से उस पार जाते हो, तो क्या रोड एक बंद एरिया होता है? नहीं, खुला एरिया होता है, और आप इस पार से उस पार जाते हो, तो वहां पे क्रॉस का यूज करेंगे। ठीक है, यही डिफरेंस है। जैसे नदी नदी के उस पार एक घर है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे देयर इज अ हाउस, देयर इज अ हाउस across, there is a house across the river, the river। नदी के उस पार एक घर है, मेरे आगे कोई नहीं खड़ा, अहेड ऑफ यानी कि किसी पर्सन की बात करोगे, मैंने ये तो बता रखा है आपको, है ना। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, ठीक है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम किसी पर्सन से आगे रहने की बात करते तो अहेड ऑफ का यूज करते। बिहाइंड, मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा है, बिहाइंड का ये सेंटेंस है। बिहाइंड यानी कि पीछे, बिहाइंड सिंपल सा मीनिंग होता है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो ये दो सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर मुझे कमेंट में दे। तो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास प्रीपोजिशन की, जहां पे मैंने पूरी कोशिश की है कि एक ही वीडियो में आप लोगों को सारे प्रीपोजिशन कवर करवा। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई प्रीपोजिशन रह गए हैं बाकी और आप उसे सीखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैम नेक्स्ट पार्ट इसके जरूर लेकर आएंगे। और इसका अगर प्रैक्टिस क्लास भी चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊँ सेंटेंसेस के साथ। तो आज की क्लास कैसी लगी? मैंने पूरी कोशिश की, अपना पूरा एफर्ट लगाया आपको समझाने की। अगर आपको ये मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए, मुझे भी ऐसा लग पाए कि मेरा समझाना आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों के काम आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.